अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम वंस अगेन बैक। मैं वापस आया हूँ उसी फिज़िक्स के एक लॉन्ग क्वेश्चन के साथ जो बड़ा अहम और बड़ा मशहूर है। उम्मीद करता हूँ कि आपने जो 20 का स्पैन होगा एक लेक्चर के दरमियान का जो गैप होगा इसे ज़ाया नहीं किया होगा। यू विल नॉट बी वेस्टिंग योर टाइम फ्रॉम नाउज ऑनवर्ड, क्योंकि टाइम यकीन कीजिए आपके पास शॉर्ट है। शॉर्ट समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेंगे, ज़्यादा लगन और ज़्यादा दिलजोई के साथ काम करेंगे। खैर, उसी लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। मैं सवाल करवा रहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। मैंने हमसे कहा था कि जब लॉ की बात की जाती है तो डेफिनेशन नहीं होती, लॉ की स्टेटमेंट होती है। हमने स्टेटमेंट क्या की थी? हमने कहा था कि स्टेटमेंट के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि जो आइसोलेटेड बॉडी है, आइसोलेटेड सिस्टम है, उस आइसोलेटेड सिस्टम में इंटरेक्ट करने वाली तमाम बॉडीज़, दूसरा हिस्सा, इनका मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, इनका मोमेंटम सेम रहता है, इनका मोमेंटम चेंज नहीं करता। सो हमने फिर इस स्टेटमेंट की पहली चीज़ को डिफाइन किया जो कि आइसोलेटेड सिस्टम था। हमने कहा आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि बैरूनी तमाम किस्म की इन्फ्लुएंसेस, बैरूनी तमाम किस्म के इफ़ेक्ट्स से पाक हो, जो बैरूनी तमाम इफ़ेक्ट्स से इंडिपेंडेंट हो, दैट इज़ कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। एग्जाम्पल दी कि गैस वेसल को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। और अगर आप एक और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ें जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को जाहिर करती है, हमने कहा छोटे होते हम कैंचे खेला करते थे बॉल्स के साथ। लेट्स से एक बॉल हमारे पास हैविंग मास m है, दूसरा बॉल हमारे पास हैविंग मास m2 है, बोथ आर ट्रेवलिंग इन अ सेम डायरेक्शन। हम चाहते हैं कि पीछे वाला बॉल अगले बॉल से टकराए। उसी सूरत में होगा कि जब पिछले बॉल की वेलोसिटी अगले से ज़्यादा हो, जाएगा जाके अगले बॉल को टकराएगा। टकराने के वक्त पिछला बॉल अगले बॉल पे एक फोर्स लगाएगा और अगला बॉल पिछली बॉल पे एक फोर्स लगाएगा। इन दैट केस आफ्टर कोलिजन पिछले बॉल की वेलोसिटी v1 डैश हो जाएगी, अगले बॉल की वेलोसिटी v2 डैश हो जाएगी। अब हमने साबित करना है कि क्या मोमेंटम कांस्टेंट है या नहीं। मुकम्मल तौर पे अपनी तवज्जो मेरे साथ कीजिएगा। देखिए कि जब पिछले बॉल ने अगले बॉल पे एक फोर्स F लगाई तो इस फोर्स के नतीजे में क्या इस अगले बॉल M2 का मोमेंटम चेंज नहीं होगा? M2 का मोमेंटम चेंज होगा जब पिछले बॉल ने अगले बॉल पे एक फोर्स लगाई, एक फोर्स एक्सर्ट की, इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। दैट मीन्स इसका मोमेंटम चेंज हुआ। हाउ मच द चेंज इन मोमेंटम विल बी देयर? मोमेंटम में कितना चेंज आएगा? यू नो दैट द चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू द इम्पल्स। और इम्पल्स किसके इक्वल होती है? फोर्स इनटू टाइम ऑफ कोलिजन। मोमेंटम में कितना चेंज आएगा इसकी? फाइनल मोमेंटम m2 v2 डैश माइनस इनिशियल मोमेंटम m2 v2। क्या ख्याल है बच्चों? नो कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। सिमिलरली जो f डैश फोर्स लगी पहले बॉल पे m1 पे, उसने m1 का मोमेंटम चेंज किया, उसकी वजह से जो इम्पल्स होगी दैट इज वंस अगेन I इज इक्वल्स टू डेल्टा p। I किसके इक्वल होगी? f डैश इंटू डेल्टा t। अब डेल्टा p चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा? इसकी फाइनल वेलोसिटी थी v1 डैश, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? m1 v1 डैश माइनस m1 v1। नाउ कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। आपके पास दो इक्वेशन आ गए, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, एडिंग बोथ इक्वेशंस, जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो क्या होगा? जब आप इक्वेशंस को ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होती है, राइट हैंड साइड में ऐड होती है। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, f मल्टीप्लाई बाय डेल्टा t प्लस f डैश मल्टीप्लाई बाय डेल्टा t। यार एक में मैंने मल्टीप्लाई का साइन नहीं डाला, ऐसे करते हैं दोनों में नहीं डालते, जगह बच जाएगी। ये हो जाएगा f इंटू डेल्टा t प्लस
एफ डैश इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, नाउ राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कीजिए, m2 v2 डैश माइनस m2 v2 प्लस m1 v1 डैश माइनस m1 v1। क्या ख्याल? नाउ इफ यू विल टेक डेल्टा टी कॉमन फ्रॉम हियर, यू व्हाट यू विल गेट, डेल्टा टी निकालो बाहर, चलो भाई निकालो डेल्टा टी को बाहर, ये हो जाएगा f प्लस f डैश दैट इज इक्वल्स टू m2 v2 डैश माइनस m2 v2 प्लस m1 v1 डैश माइनस m1 v1। आई होप दैट इज विजिबल। अब ये जो f प्लस f डैश है, थोड़ा सा गौर करना मेरे बच्चों, यहाँ पे क्या करूँ, ये मिटा दूँ, ये मिटा देते हैं। अच्छा, दैट थिंग डेल्टा टी, दोबारा लिख रहा हूँ वो इक्वेशन ताकि समझनी आसान हो जाए, एफ डैश इज इक्वल्स टू m2 v2 डैश माइनस m2 v2 प्लस m1 v1 डैश माइनस m1 v1। हाँ, तो मैं ये कह रहा था अगर आप गौर करें तो f और f डैश इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस है, सो वी कैन राइट, यस वी कैन राइट f इज इक्वल्स टू f डैश बट विद अ नेगेटिव साइन। तो अगर ऐसा है तो आप f डैश को माइनस f लिख सकते हैं, डेल्टा टी f माइनस f इज इक्वल्स टू m2 v2 डैश माइनस m2 v2 प्लस m1 v1 डैश माइनस m1 v1। क्या ख्याल है? इसको जीरो कीजिए, 0 इंटू डेल्टा टी 0 दैट इज इक्वल्स टू m2 v2 डैश माइनस m2 v2 प्लस m1 v1 डैश माइनस m1 v1। नाउ इन नेगेटिव टर्म्स को उठाइए, इस साइड पे ले आइए, m1 v1 प्लस m2 v2 दैट इज इक्वल्स टू m2 v2 डैश प्लस m1 v1 डैश। अगर आप गौर करें तो ये जो इक्वेशन आपके सामने बनी है, दिस इज द प्रूफ, ये प्रूफ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। इस इक्वेशन का लेफ्ट पोर्शन m1 v1 क्या है, मोमेंटम ऑफ मास 1 बिफोर कोलिजन प्लस m2 v2 मोमेंटम ऑफ मास 2 बिफोर कोलिजन, सम है m1 v1 प्लस m2 v2। टोटल मास बिफोर टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equals to the total momentum after collision। that means तो जुमले पे गौर कीजिएगा, टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर collision remains same, remain जुमला अगर बदल दूं, remain conserved। टोटल मोमेंटम टकराने से पहले और टकराने के बाद कंजर्व है, मोमेंटम नहीं बदला, मोमेंटम सेम रहा। पॉइंट समझ में आता है बच्चों? सो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। 5 नंबर का लॉन्ग आता है। अगर आपने ये तमाम बातें लिख दी हैं तो क्या ख्याल है 5 नंबर मिल जाएंगे? नो, यू विल गेट 4 मार्क्स। अगर इसमें कोई गलती कर दी यू विल गेट 3.5 और 3 मार्क्स। 5 में से 5 नंबर के लिए यहाँ पे क्या करना, स्टेटमेंट लिखी, आइसोलेटेड सिस्टम को डिफाइन किया, एग्जाम्पल्स की डायग्राम्स बनाई, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, डेरिवेशन की, 4 चीज़ें हो गई। 5वीं चीज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कोई असल एग्जाम्पल दें डेली लाइफ से बिलोंग करती। सो डेली लाइफ से मैं एग्जाम्पल की हेडिंग लिखी रहने देता हूँ, ये डायग्राम्स ड्रॉ की मैं इसे मिटा देता हूँ। डेली लाइफ से बिलोंग्ड कौन सी एग्जाम्पल है आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे आप मोमेंटम को कंजर्व होते देखें? यू ऑल प्ले पबजी, यू ऑल फाइट विद द बुलेट्स इन अ बैटल ग्राउंड। सो फायरिंग ऑफ बुलेट में क्या होता है, क्या ख्याल है?
ये मैंने सिर्फ हेडिंग लिखी है, थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन करना है, आपकी बुक में एक्सप्लेन्ड है ये। व्हाट हैपन्स इन द फायरिंग ऑफ बुलेट, जब आप गोली चलाते हैं तो क्या होता है, एट द टाइम ऑफ फायरिंग, फायर करने के वक्त, बिल्कुल उस फायर करने से एक लम्हा पहले, योर गन इज स्टैटिक, योर बुलेट इज स्टैटिक, दोनों रुके हुए, दोनों का मोमेंटम जीरो है। एंड उस लम्हे जब आप बुलेट फायर करते हैं, बुलेट आगे की तरफ चलना शुरू करती है, बुलेट का मोमेंटम पॉजिटिव, और मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए, कंजर्व बोले तो मोमेंटम को जीरो करने के लिए गन पीछे की तरफ रिकॉइल होती है, उछलती है, झटका लगता है ऐसे पीछे की तरफ। वो जो पीछे की तरफ झटका लगता है, दैट मेक्स द टोटल मोमेंटम जीरो। गोली का आगे की तरफ मोमेंटम पॉजिटिव, बंदूक का पीछे की तरफ मोमेंटम नेगेटिव, आप दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल मोमेंटम फिर जीरो आएगा। सो मोमेंटम कंजर्व है, किसमें, फायरिंग ऑफ बुलेट के दरमियान के माबैन मोमेंटम जो है दैट इज जीरो। एक और एग्जांपल देता हूं, बस जहन में आ गई, रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट का ऊपर की तरफ जाना। अगर आपने रॉकेट को कभी उठते हुए ऊपर जाते हुए नहीं देखा तो छोटे होते आपने यकीनन वो गुब्बारे लंबे लंबे खेले होंगे, इस्तेमाल किए होंगे, फूंक भरते थे, लंबा सा गुब्बारा तैयार, छोड़ा, वो ऊपर जा रहा है, हवा नीचे से निकल रही है। दैट इज़ वंस अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो नीचे से निकलने वाली हवा है उसका मोमेंटम नीचे की तरफ लेट से पॉजिटिव है, और गुब्बारा जो ऊपर की तरफ जा रहा है मोमेंटम को कंजर्व बोले तो उस वक्त मोमेंटम को ज़ीरो रखने के लिए ऊपर की तरफ जा रहा है। नीचे वाला मोमेंटम पॉजिटिव गैसेस का, गुब्बारे का ऊपर वाला मोमेंटम नेगेटिव, बोथ एडेड, टोटल मोमेंटम वंस अगेन ज़ीरो। द टोटल मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। ऐसी बहुत सारी और एग्जांपल्स हैं, बस दो एग्जांपल्स को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का टच दे के एक्सप्लेन करेंगे। 5 नंबर यकीन करें शर्तिया पूरे, ना पूरे हो तो पैसे वापस, 5 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे। आगे चलते हैं जी, वक्त हमारे पास थोड़ा ही है, लेकिन टॉपिक अगला जो है बहुत लेंथी है, जितना का आज करवा सका आज से ही, बाकी फिर इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो अगले लेक्चर में से पूरा करवा दूंगा। ले जी, द नेक्स्ट टॉपिक इज अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, elastic and inelastic collision। बड़ा मज़े का टॉपिक है, बड़ा अहम टॉपिक है। ये वो टॉपिक है जिसमें बिल्कुल ज़रा से कॉन्सेप्ट की ज़रा सी तवज्जो की ज़रूरत है। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूँ तो बिल्कुल माइनर सी आपकी तवज्जो चाहिए, टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। टॉपिक डेली लाइफ से बिलोंग करता, वैसे तो सारी चीज़ें जो फिज़िक्स में पढ़ते हैं वो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अप्लाई होती हैं। सो पहले बात करते हैं इनेलास्टिक कोलिजन की। इनेलास्टिक कोलिजन को मैं समझाना शुरू करता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ, एक एग्जाम्पल से समझाना शुरू करता हूँ। वंस अगेन आपके पास ग्रीन कलर की बॉल जिससे आप क्रिकेट खेला करते थे, वो टेप बॉल जिसे आप 15-20 रुपये का कभी लाया करते थे छत पे क्रिकेट खेलने के लिए, वो बॉल आप लेके आए। नाउ यू आर होल्डिंग दैट बॉल एट सर्टेन हाइट, ज़मीन से किसी बुलंदी पे आप उस गेंद को लिए खड़े हैं। जब आप उस बॉल को ड्रॉप करेंगे, आई यूज द वर्ड ड्रॉप करेंगे, आपने बॉल को ड्रॉप किया, छोड़ा, फेंका नहीं, छोड़ा। जब आपने बॉल को छोड़ा, बॉल नीचे गई, ज़मीन से टकराई, टकरा के कोलाइड करके क्या वापस उसी हाइट तक आएगी? नहीं, द हाइट विल बी लॉस्ट। जिस हाइट से छोड़ा था वो बॉल, वो बॉडी टकरा के वापस उसी हाइट तक नहीं आएगी, बल्कि उससे कम, उससे निचली हाइट तक आएगी। ऐसा क्यों हुआ? बॉडी ने वो सारी हाइट रीगेन क्यों नहीं की? उस कोलिजन में आखिर ऐसा क्या हुआ कि बॉडी वापस उस हाइट तक नहीं आ सकी? ज़रा सोचिए इसका जवाब। इसका जवाब ये है कि बॉडी ने, उस बॉल ने
कुछ एनर्जी लूज कर दी। द बॉल हैज लॉस्ट सम ऑफ इट्स एनर्जी, उस बॉल ने अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा ज़ाया कर दिया। जब नीचे जा रही थी तो हवा में फ्रिक्शन थी, रगड़ की वजह से कुछ एनर्जी ज़ाया की। जब नीचे जाके ज़मीन से टकराई, साउंड प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस हुई, कुछ एनर्जी वहाँ पे ज़ाया कर दी। फिर जब वापस ऊपर आने लगी, फिर फ्रिक्शन का सामना करना पड़ा, फिर कुछ एनर्जी ज़ाया कर दी। यानी कि असल एनर्जी का कुछ हिस्सा वो हवा में और टकराने के दौरान ज़ाया कर बैठी, वापस उसी हाइट तक नहीं आ सकी। सो ऐसी कोलिजन जिसमें बॉडी अपनी एनर्जी और अपना मोमेंटम खो दे, अपना मोमेंटम और अपनी एनर्जी ज़ाया कर दे, उस कोलिजन को इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। क्या है जी इन इलास्टिक कोलिजन? क्या है? द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम इज लॉस्ट। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ज़ाया हो जाए, उस एनर्जी, उस कोलिजन को हम इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। सो इलास्टिक कोलिजन इज वेयर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज लॉस्ट। ठीक है जी, जहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ज़ाया हो जाए, कुछ हिस्सा ज़ाया हो जाए, उसे इनइलास्टिक कोलिजन कहेंगे। और इनइलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल मैंने दे दी। कोलिजन ऑफ बॉल विद ग्राउंड, उस बॉल का ज़मीन से टकराना इन इलास्टिक कोलिजन की एग्जाम्पल है। जबकि इसके बरअक्स ज़रा सोचिए, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? लेट्स से नाउ कुछ ऐसा हो, आप स्पेस में चले गए, हर किस्म की फ्रिक्शन ख़त्म हो गई, किसी किस्म की फ्रिक्शन नहीं, ना हवा में फ्रिक्शन, ना टकराने के दरमियान फ्रिक्शन। बॉल को यहाँ से छोड़ा, ज़मीन पे गई, टकराई, बॉल टकराते ही वापस इसी हाइट पे आएगी जहाँ से मैंने छोड़ा था। इस सिचुएशन में क्या बॉडी ने, क्या उस बॉल ने अपनी एनर्जी वेस्ट की, अपनी एनर्जी लूज की? नॉट एट ऑल। जिस एनर्जी पे छोड़ा था, जिस हाइट पे छोड़ा था, फ्रिक्शन ना होने की वजह से बॉडी टकरा के वापस उसी हाइट पे आई। नो काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, नो मोमेंटम इज लॉस्ट। सच कोलिजन इज कॉल्ड एज इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन की हमारी असल दुनिया में तो कोई एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन, याद रखिएगा, एक आइडियल केस है। आइडियल केस से मुराद ये हमारा जहनी केस है। हमारी असल दुनिया में तो फ्रिक्शन मौजूद है, तो असल दुनिया में इलास्टिक कोलिजन नहीं हो सकती। ये एक फर्जी, आइडियली हमारे दिमाग के अंदर मौजूद एक कहानी है कि हम कहते हैं कि इलास्टिक कोलिजन में ऐसा होगा। एग्जाम्पल दे देता हूँ, उसकी एग्जाम्पल बड़ी ज़बरदस्त है जो पूछी जाती है कि भाई इलास्टिक कोलिजन की कोई एग्जाम्पल दें, कुछ सोच सकते हैं? यस, इलास्टिक कोलिजन की एक एग्जाम्पल है आपकी असल दुनिया में हो सकती है कि भाई उस गैस वेसल के अंदर दो गैस मॉलिक्यूल्स का आपस में टकराना, दो गैस मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे। जब दो गैस मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, उनकी कोलिजन इलास्टिक होगी, टकराने के दौरान वो किसी किस्म की एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। सो भाई पहली बात, नो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज लॉस्ट, कुछ ज़ाया नहीं होगा। जब कुछ ज़ाया नहीं होगा तो इसके एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन कंटेनर। क्या ख्याल है? बात समझ में आती है बच्चों? अच्छा, आगे चलें इससे। लेट्स मूव लिटिल बिट फर्दर। अब हमने बात करनी है नई टॉपिक पे, दैट इज
इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। बस इसका आज इंट्रोडक्शन दे दूंगा, टॉपिक नहीं शुरू करवा पाऊंगा, हल्की सी गपशप इस टॉपिक पे शुरू करते हैं ताकि जब अगली बार ये टॉपिक शुरू करूं तो आपके जहनों में ये पहले ही मौजूद हो। 3-4 मिनट है मेरे पास। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, पहली बात तो ये है, पहला सवाल तो ये है कि ये वन डायमेंशन क्या चीज़ है। वन डायमेंशन को छोड़ने ज़रा पहले मुझे याद आ गया, ये जो मैंने आपको करवाया ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कीप दिस शॉर्ट क्वेश्चन इन योर हेड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। बड़ा मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। ये वो शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैं अक्सर गलत कर दिया करता था। क्यों गलत कर दिया करता था? किताब में खाली लिखा हुआ है इन इलास्टिक कोलिजन इज वेयर मोमेंटम रिमेन्स इलास्टिक कोलिजन इज, आई एम सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हुई, यहाँ पे भी इन इलास्टिक लिख दिया। किताब में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि भाई इन इलास्टिक कोलिजन वो होती है जहाँ पे मोमेंटम लॉस हो, मगर असल बात ये है कि इन इलास्टिक कोलिजन में पोटेंशियल एनर्जी और मोमेंटम, और आई एम सॉरी एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे हो गई जल्दियों में, दैट इज़ नॉट पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज़ मोमेंटम, पी खाली पी है कि भाई मोमेंटम का लॉस होता है। मोमेंटम का लॉस खाली किताब में लिखा हुआ है कि भाई मोमेंटम लॉस हो तो इन इलास्टिक कोलिजन है, मगर असल में इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी लॉस होती है। और इलास्टिक कोलिजन में लिखा हुआ है कि मोमेंटम लॉस नहीं होता, असल में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही लॉस नहीं होते। तो शॉर्ट क्वेश्चन है, जरा लिख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद जो अगली चीज़ है दैट इज इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इसको ज़रा समझिएगा। कहानी कुछ ऐसे है बच्चों आपके सामने, सपोज कीजिए कि देयर आर टू बॉल्स, दे आर ट्रेवलिंग इन वन डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन। अगर ये दो बॉल्स मैंने भी ड्रॉ किए थे फिर मिटा दिए, अगर ये दो बॉल्स एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, दे आर ट्रेवलिंग इन अ सेम डायरेक्शन, दे आर ट्रेवलिंग इन अ सिंगल डायरेक्शन, इसका मास m1, इसका मास m2, इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2, तब मैं ये कहूँगा कि दिस इज वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशन क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक ही है, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, दे बोथ आर ट्रेवलिंग इन अ सेम डायरेक्शन, दैट्स व्हाई दिस मोशन इज कॉल्ड एज वन डायमेंशनल या लीनियर। लीनियर का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन से क्या मुराद है कि भाई डायमेंशन तो एक है, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्योंकि बॉल 1 की वेलोसिटी बॉल 2 से ज्यादा थी, इस वजह से बॉल 1 जाके बॉल 2 को टकराएगा। बिल्कुल वैसे जैसे आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में बात की थी, जब ये दोनों बॉल्स आपस में टकराएंगे, ऑब्वियस ही बात है बॉल m1 m2 पे एक फोर्स लगाएगा, जिस फोर्स के नतीजे में टकराने के बाद m1 की वेलोसिटी भी बदल जाएगी, m2 की वेलोसिटी भी बदल जाएगी। लेट्स से m1 जो है उसकी वेलोसिटी टकराने के बाद v1 डैश हो जाती है, बॉल 2 की वेलोसिटी टकराने के बाद v2 डैश हो जाती है। नाउ वी आर इंटरेस्टेड, अब हम चाहते हैं, अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात नहीं कर रहे, अब हमारा ये यकीन है कि मोमेंटम कांस्टेंट है। इस यकीन को इस्तेमाल करते हुए हम फाइंड करना चाहते हैं कि भाई टकराने के बाद बॉल 1 की वेलोसिटी क्या बनी, टकराने के बाद बॉल 2 की वेलोसिटी क्या बनी। वी वांट टू कैलकुलेट v1 डैश एंड वी वांट टू कैलकुलेट v2 डैश। हम ये दो चीज़ें कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि v1 डैश और v2 डैश की कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है और मैं नहीं चाहता कि इसे मैं करना शुरू करूं और दरमियान में ड्रॉप कर दूं, दरमियान में छोड़ दूं। अगर मैं इसे दरमियान में छोड़ दूंगा तो मेरे लिए अगले लेक्चर में इसे कंटिन्यू करना यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और आपके लिए पिकअप करना मेरे लिए मुश्किल क्या होगा, ऐसा में एक्चुअली आपके लिए मुश्किल होगा। मैं अगर यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा तो वो नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए यहाँ से पैचअप करना, ग्रैब करना, दोबारा उसको दोबारा रिकॉल करना मुश्किल हो जाएगा। आपको आप भूल जाएंगे वो स्टेप्स क्या थे, क्योंकि थोड़े से स्टेप्स क्रिटिकल हैं, थोड़े से स्टेप मुश्किल हैं, ट्रिकी स्टेप्स हैं जहाँ प्लस माइनस का ध्यान करना पड़ता।
मुझसे मिस्टेक हो जाती है, सबसे किसी से भी मिस्टेक हो जाती है, तो कोशिश करेंगे कि उसे नेक्स्ट गो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थॉरली एक ही दफ़ा इकट्ठा करने की कोशिश करें। अभी के लिए इतने रखते हैं। इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन का डिफरेंस याद रखिएगा। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को वन डायमेंशन क्यों लिखा जाता है ये ज़रा याद रखिएगा। और इस इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में हमारा मकसद क्या है, हमारा मोटिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, v1 डैश और v2 डैश की वैल्यू को कैलकुलेट करना। यहाँ तक ही अपनी बात को आज लिमिट रखते हैं। इंशाल्लाह फ्रॉम द नेक्स्ट डेज ऑनवर्ड वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, इसी जगह से, इसी पॉइंट से, इसी नुक्ते से अपनी बात को लेके आके चलेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।